हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन GTHD। प्रीवियस वीडियो में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के सेक्शन 8 तक हम कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम बाकी के रिमेनिंग सेक्शन यानी कि सेक्शन 9 to 18 हम कवर करेंगे और इसी वीडियो में हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हमारे चैनल पे MPADPO की फ्री क्लासेस चल रही हैं। सभी माइनर लॉज आपको करवाए जाएंगे 1 by 1। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 9 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड्स, एडवाइजरी बोर्ड्स का गठन, सलाहकार बोर्डों का गठन। सब सेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल whenever necessary constitute one or more advisory boards for the purpose of this act। सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट जब भी ज़रूरी समझे इस एक्ट के पर्पस के लिए एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड का गठन कर सकेगी। कौन कर सकेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड्स का गठन यानी कि एक या एक से ज़्यादा सलाहकार बोर्डों का गठन कर सकेगी। सब सेक्शन 2 देखिए। एवरी सच बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ 3 persons who are or have been or are qualified to be appointed as judges of high court and such persons shall be appointed by the appropriate government। ऐसा प्रत्येक सलाहकार बोर्ड कितने मेंबर्स कंसिस्ट करेगा? 3 मेंबर्स जो कि हाई कोर्ट के जजेस हैं या रह चुके हैं और ऐसे व्यक्ति एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जा सकेंगे। यहाँ पर कितने मेंबर्स होने चाहिए? 3 मेंबर्स होने चाहिए एडवाइजरी बोर्ड में और क्वालिफिकेशन क्या होगी? जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सब सेक्शन 3 देखिए। The appropriate government shall appoint one of the members of the advisory board who is or has been a judge of high court to be its chairman, and in the case of union territory the appointment of the advisory board of any person who is a judge of high court of a state shall be with the previous approval of the state government concerned। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उन 3 मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट कर सकेगी जो कि हाई कोर्ट का जज है या रह चुका है। ठीक है, तो 3 में से एक मेंबर क्या हो जाएगा? चेयरमैन। और उसकी भी क्या क्वालिफिकेशन दी है? जज ऑफ हाई कोर्ट। अब देखिए क्या कह रहा है। यूनियन टेरिटरी के संबंध में यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी व्यक्ति को जो कि एडवाइजरी बोर्ड का सलाहकार बोर्ड का कोई मेंबर अपॉइंट किया जाना है तो जो मेंबर होगा जिस स्टेट के हाई कोर्ट का जज होगा उस स्टेट गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल कंपलसरी होगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के संबंध में जो मेंबर होगा वो क्या होगा? जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और विद अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ये वाला सब सेक्शन एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। समुचित सरकार सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक ऐसे सदस्य को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करेगी जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है और किसी संघ राज्य क्षेत्र के मामले में सलाहकार बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति जो किसी ऐसे राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है संबंधित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो कौन सी यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस सेक्शन पे। सेक्शन 9 की गठन कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करेगी। प्रत्येक एडवाइजरी बोर्ड में कितने व्यक्ति होंगे? 3 व्यक्ति होंगे। उनमें से एक व्यक्ति क्या होगा? चेयरमैन होगा उसका। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन होगी उन मेंबर्स की वो क्या होगी कि वो हाई कोर्ट का जज है या रह चुका है। ठीक है, चेयरमैन की भी सेम क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे ये बात है कि यूनियन टेरिटरी के संबंध में जो मेंबर होगा वो हाई कोर्ट का जज होगा और जिस स्टेट के हाई कोर्ट का जज होगा वो उस स्टेट गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल से ही अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं सेक्शन 10 में। डील करता है रेफरेंस टू एडवाइजरी बोर्ड्स, एडवाइजरी बोर्ड्स को रेफरेंस करना, सलाहकार बोर्डों को निर्देश। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, in every case
where a detention order has been made under this act, the appropriate government shall, within 3 weeks from the date of detention of a person under the order, place before the advisory board constituted under section 9 the grounds on which the order has been made and the representation, if any, made by the person affected by the order, and in case where the order has been made by an officer mentioned in subsection 3 of section 3, also the report by such officer under subsection 4 of that section. जैसा कि इस एक्ट में पहले एक्सप्रेस किया गया है, पहले उपबंधित किया गया है, उसके सिवाय प्रत्येक केस में जो कि इस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया डिटेंशन ऑर्डर है, उस डिटेंशन ऑर्डर को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस पर्सन की डिटेंशन के 3 हफ्तों के अंदर अंदर एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष रखेगी. ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन 3 वीक्स. ठीक है, डिटेंशन ऑर्डर को किसके समक्ष रखेगी? एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष. ठीक है, जो कि सेक्शन 9 में गठित की गई है. और क्या क्या रखेगी? वो ग्राउंड्स जिस ग्राउंड्स के आधार पर वो ऑर्डर बनाया गया है और रिप्रेजेंटेशन यदि कोई हो. यहाँ हमने सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में पढ़ा था कि वो जो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर किया गया है, यदि वो व्यक्ति उस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता है तो वो रिप्रेजेंटेशन भी एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी. और सेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 में जो ऑफिसर मेंशन किए गए हैं, कौन कौन से ऑफिसर थे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर, जिनके द्वारा वो ऑर्डर बनाया गया है. सेक्शन 3 के सबसेक्शन 4 में उस ऑफिसर के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स भी मेंशन की जाएंगी. ठीक है, एक बार हिंदी में रीडिंग लगा लेते हैं जल्दी से. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें इस अधिनियम के अधीन निरोध का आदेश किया गया है, उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर समुचित सरकार धारा 9 के अधीन अपने द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष वे आधार जिन पर वह आदेश किया गया है और यदि आदेश से प्रभावित व्यक्ति ने कोई अभ्यावेदन किया है तो वह अभ्यावेदन, और जब आदेश धारा 3 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किया गया है तब उस अधिकारी द्वारा उस धारा की उपधारा 4 के अधीन दी गई रिपोर्ट भी रखेगी. कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 3 हफ्तों के अंदर एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष उस डिटेंशन ऑर्डर को रखेगी, प्लस ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन ऑर्डर, उस डिटेंशन ऑर्डर के क्या ग्राउंड्स हैं ये भी रखेगी, प्लस रिप्रेजेंटेशन, अगर उस व्यक्ति ने कोई रिप्रेजेंटेशन दी है अगेंस्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ठीक है, प्लस और जहाँ सेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 में जब वो रिपोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर के द्वारा बनाई गई है, पुलिस कमिश्नर के द्वारा बनाई गई है, तब वो रिपोर्ट भी एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी. क्लियर है? चलिए आ जाते हैं सेक्शन 11 पे. डील करता है प्रोसीजर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड. एडवाइजरी बोर्ड की कार्यवाही, सलाहकार बोर्डों की कार्यवाही. सब सेक्शन 1, द एडवाइजरी बोर्ड शैल, आफ्टर कंसिडरिंग द मटीरियल्स प्लेस्ड बिफोर इट एंड आफ्टर कॉलिंग फॉर सच further information as it may deem necessary from the appropriate government or from any person called for the purpose through the appropriate government or from the person concerned, and if in any particular case it considers it essential so to do, or if the person concerned desires to be heard after hearing him in person, submit its report to the appropriate government within 7 weeks from the date of detention of the person concerned. हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं इसे. सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात तथा समुचित सरकार से या समुचित सरकार के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ बुलाए गए किसी व्यक्ति से या संबद्ध व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांगने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझता है अथवा यदि संबद्ध व्यक्ति चाहता है कि उसे सुना जाए तो उसे सुनने के पश्चात समुचित सरकार को अपनी रिपोर्ट संबद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से 7 सप्ताह के भीतर देगा. ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन 10 में
जब उसे सारे मटेरियल्स मिल गए, ठीक है, जो उसके समक्ष रखे गए, उसको कंसीडर करने के बाद और उसके अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी के लिए, आगे की इंफॉर्मेशन के लिए जो वो ज़रूरी समझे, तो वो किसी व्यक्ति को बुला सकता है जो उस मैटर से कनेक्टेड है। और उसके बाद यदि कोई पर्टिकुलर केस है जहाँ पर ये ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को सुना जाए या फिर वो व्यक्ति चाहता है कि उसको सुना जाए, तो उसको सुनने के बाद एडवाइजरी बोर्ड ऐसी रिपोर्ट किसको देगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। कितने दिन में? 7 हफ्तों में देगा, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट कितने दिनों में दे रही थी एडवाइजरी बोर्ड को रिपोर्ट? 3 हफ्तों में। और एडवाइजरी बोर्ड सुनने के बाद, सभी मटेरियल फैक्ट्स को कंसर्न करने के बाद और आगे की इंफॉर्मेशन जानने के बाद जो अपनी रिपोर्ट बनाएगी वो उस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 7 हफ्तों में देगी, ठीक है। सबसेक्शन 2 देखिए, द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड शैल स्पेसिफाई इन अ सेपरेट पार्ट देयर ऑफ द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड एज टू वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट कॉज फॉर द डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न। और ऐसी रिपोर्ट एडवाइजरी बोर्ड की जो स्पेसिफाई होगी वो एक सेपरेट पार्ट में होगी, ठीक है। जो प्रोसीडिंग होगी उससे एक अलग सेपरेट पार्ट में स्पेसिफाई की जाएगी, जिस रिपोर्ट में एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन होगा कि उस व्यक्ति को डिटेन करने का, निरोध करने का कोई पर्याप्त कारण है या नहीं। सबसेक्शन 3 देखिए, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स forming the advisory board, the opinion of the majority of such members shall be deemed to be the opinion of the board। जहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स के ओपिनियन डिफरेंट होंगे, उनकी जो राय होगी उसमें मतभेद होगा, तो जो मेजॉरिटी ओपिनियन होगी यानी कि बहुसंख्या जिन मेंबर्स की होगी वही ओपिनियन बोर्ड का ओपिनियन माना जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 4 पे आ जाओ, नथिंग इन दिस section shall entitle any person against whom a detention order has been made to appear by the legal practitioner in any matter connected with the reference to the advisory board। इस धारा की कोई भी बात उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर दिया गया है इस बात का हकदार नहीं बनाएगी कि वो उस मैटर से कनेक्टेड किसी भी प्रोसीडिंग के लिए लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा, विधि व्यवसायी के द्वारा उपस्थित हो, ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा उपस्थित नहीं होना है, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमने उधर भी पढ़ा था, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में सेक्शन 17 में पढ़ा था कि जो सीनियर सिटीजन होंगे वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, और अगर वो चाहते हैं तो वो एक मेंटेनेंस ऑफिसर के द्वारा अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन को पढ़ के वो याद आ गया तो मैंने आपको एक बार रिमाइंड करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल प्रैक्टिशनर का राइट नहीं है उस व्यक्ति को। एंड द प्रोसीडिंग ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड एंड इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टिंग दैट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इन विच द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड इज स्पेसिफाइड शैल बी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो यहाँ सबसेक्शन 2 में एक अलग से सेपरेट पार्ट में ओपिनियन स्पेसिफाई करवाया था ना एडवाइजरी बोर्ड का, तो उस पार्ट को छोड़ के जो एडवाइजरी बोर्ड की प्रोसीडिंग्स हैं, जो कार्यवाहियाँ हैं और जो उसकी रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल होगी, वो गोपनीय होगी, उसको कहीं पे भी पब्लिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं सेक्शन 12 में, डील करता है एक्शन अपॉन द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाही। सब सेक्शन 1, इन एनी केस वेयर द एडवाइजरी बोर्ड हैज रिपोर्टेड दैट देयर इज इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट cause for the detention of a person, the appropriate government may confirm the detention order and continue the detention of the person concerned for such period as it thinks fit, ठीक है। तो किसी भी केस में जहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड का ये ओपिनियन है कि उस व्यक्ति को डिटेन करने के लिए, उसको निरोध करने के लिए सफिशिएंट कॉज है यानी कि पर्याप्त कारण है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी, समुचित सरकार उसका डिटेंशन ऑर्डर कंफर्म कर सकती है और उसका जो डिटेंशन होगा वो कंटिन्यू करेगी उतने टाइम के लिए जितना कि वो ठीक समझे। और सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, इन एनी केस वेयर द एडवाइजरी बोर्ड हैज़ रिपोर्टेड दैट देयर इज in its opinion no sufficient cause for the detention of a person, the appropriate government shall revoke the detention order and cause the person concerned to be released forthwith। और जहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड का ऐसा ओपिनियन है
कि उस व्यक्ति को डिटेन करने के लिए, उसका निरोध करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसका जो डिटेंशन ऑर्डर होगा उसे रिवोक करेगी और इमीडिएटली उसको रिलीज कर देगी। ठीक है, चलिए आ जाओ सेक्शन 13 पे। डील करता है मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन की यानी निरोध की अधिकतम अवधि। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे बी डिटेन्ड इन परजुएंस ऑफ एनी डिटेंशन ऑर्डर विच हैज़ बीन कंफर्म्ड अंडर सेक्शन 12 शैल बी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। ठीक है, सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में जहाँ पर ऑर्डर कंफर्म किया गया है किसी व्यक्ति को डिटेन करने के लिए, तो जो मैक्सिमम पीरियड होगा वो कितना होगा, उस व्यक्ति के डिटेंशन की तारीख से 12 महीनों का हो सकेगा। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड क्या है, 12 मंथ्स। ठीक है, प्रोविज़ो देख लीजिए यहाँ पे, provided that nothing contained in this section shall affect the power of the appropriate government to revoke or modify the detention order at any earlier time। ठीक है, तो इस सेक्शन की कोई भी बात अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की उस डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक या मॉडिफाई करने की किसी भी पावर पर अफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर है? आ जाइए सेक्शन 14 पे। डील करता है रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर्स। डिटेंशन ऑर्डर्स का रिवोकेशन यानी निरोध आदेश वापस लेना। सब सेक्शन 1, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 अ डिटेंशन ऑर्डर मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड और बी मॉडिफाइड। ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 21 के किसी प्रोविजंस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो डिटेंशन ऑर्डर है वो रिवोक किया जा सकता है किसी भी समय या मॉडिफाई किया जा सकता है। साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 21 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी निरोध आदेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा। क्लॉज ए देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग दैट द ऑर्डर हैज़ बीन मेड बाय एन ऑफिसर मेंशन्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू विच दैट ऑफिसर इज सबऑर्डिनेट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 में कौन से दो ऑफिसर्स हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और एक पुलिस कमिश्नर हैं। तो उनके द्वारा कोई ऑर्डर जो बनाया गया है उस ऑर्डर में किसी बात के होते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट जिसके वो ऑफिसर सबऑर्डिनेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वापस लिया जा सकता है और मॉडिफाई किया जा सकता है। क्लॉज बी, नॉट विद स्टैंडिंग दैट द ऑर्डर हैज़ बीन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई ऐसा ऑर्डर बनाया गया है तो उस ऑर्डर में किसी बात के होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो रिवोक किया जा सकता है। तो क्लॉज ए में किसको ये शक्ति दे दी रिवोक करने की, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दी। ठीक है, किसके ऑर्डर के अगेंस्ट, जो कि डीएम या पुलिस कमिश्नर ने बनाया था। और क्लॉज बी में ये शक्ति किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, किसके अगेंस्ट में, जो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है, अब आ जाओ सबसेक्शन 2 पे। द एक्सपायरी और रिवोकेशन ऑफ अ डिटेंशन ऑर्डर हियर आफ्टर इन दिस सबसेक्शन रेफर टू एज द अर्लियर डिटेंशन ऑर्डर शैल नॉट whether such earlier detention order has been made before or after the commencement of the National Security Second Amendment Act 1984 bar the making of another detention order hereafter in this subsection referred to as the subsequent detention order under section 3 against the same person। subsection 2, किसी निरोध आदेश की जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात पूर्ववर्ती निरोध आदेश कहा गया है, अवसान या वापस लिए जाने के कारण, चाहे ऐसा पूर्ववर्ती निरोध आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा दूसरा संशोधन अधिनियम 1984 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात किया गया हो, उसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन दूसरे निरोध आदेश का जिसे इस उपधारा में इसके पश्चातवर्ती निरोध आदेश कहा गया है किया जाना वर्जित नहीं होगा। तो ये सबसेक्शन बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा है कि इसको हम थोड़ा सा तोड़ के पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर फुल रीडिंग लगा लेंगे। ठीक है, डिटेंशन ऑर्डर का रिवोकेशन या एक्सपायरी किसी अदर डिटेंशन ऑर्डर पे बार नहीं करेगी। ठीक है, सेक्शन 3 के अंतर्गत उसी व्यक्ति के अगेंस्ट में। अब फिर से सुनो, निरोध आदेश का वापस लेना या अवसान जिसे इस सबसेक्शन में अर्लियर डिटेंशन ऑर्डर कहा गया है यानी कि पूर्ववर्ती
निरोध आदेश कहा गया है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1984 के कमेंसमेंट के पहले का ऑर्डर हो या उसके बाद का। तो ऐसे किसी भी डिटेंशन ऑर्डर की रिवोकेशन या एक्सपायरी, अनदर डिटेंशन ऑर्डर जिसे इस सबसेक्शन में सब्सिक्वेंट डिटेंशन ऑर्डर कहा गया है, पश्चातवर्ती निरोध आदेश कहा गया है, उस पर बार नहीं लगाएगी, ठीक है, उसको वर्जित नहीं करेगी, जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत उसी व्यक्ति के अगेंस्ट बनाया गया है। क्लियर है? चलो प्रोविजो देख लो अब इसका। Provided that in a case where no fresh facts have arisen after the expiry or revocation of the earlier detention order made against such person, the maximum period for which such person may be detained in pursuance of the subsequent detention order shall in no case extend beyond the expiry of a period of 12 months from the date of detention under the earlier detention order. तो इस केस में यदि जो अर्लियर डिटेंशन ऑर्डर है यानी कि पूर्ववर्ती निरोध आदेश है, उसकी एक्सपायरी या रिवोकेशन के बाद अगर कोई नया तथ्य अराइज नहीं होता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति सब्सिक्वेंट डिटेंशन ऑर्डर में यानी कि जो दूसरा डिटेंशन ऑर्डर होगा उसमें 12 महीने से ज़्यादा की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जाएगा। कौन सी तारीख से? पहले वाले डिटेंशन ऑर्डर के डिटेंशन की तारीख से 12 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा। क्लियर है सेक्शन 14? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 14A डील करता है सर्कमस्टेंसेज इन विच पर्सन्स may be detained for period longer than 3 months without obtaining the opinion of advisory body। वे परिस्थितियां जिनमें व्यक्तियों को सलाहकार बोर्डों की राय प्राप्त किए बिना 3 मास से अधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस भी हो सकती हैं जहां पर उस व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा की अवधि के लिए, वो भी बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन को प्राप्त किए, डिटेन किया जा सकता है। अब कौन सी सर्कमस्टेंसेस होंगी वो देख लेते हैं। सबसेक्शन 1, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और इन एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और other authority, any person in respect of whom an order of detention has been made under this act at any time before the 8th day of June 1989 may be detained without obtaining the opinion of advisory board for a period longer than 3 months, but not exceeding 6 months from the date of his detention where such person had been detained with a view to preventing him in any disturbed area। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है, इसका सबसेक्शन 1 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे इसमें कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं है, आपको बस सर्कमस्टेंसेस ध्यान रखनी है कि कब 6 महीने तक किया जा सकता है डिटेन। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी उस व्यक्ति को जिसके संबंध में 8 जून 1989 से पहले किसी समय इस अधिनियम के अधीन कोई निरोध आदेश किया गया है, सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना उसके निरोध की तारीख से 3 मास से अधिक किंतु 6 मास से अनधिक की अवधि के लिए उस दशा में निरोध में रखा जा सकेगा जब ऐसे व्यक्ति की किसी विक्षुब्ध क्षेत्र में आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों से निपटने में सरकार के प्रयासों में हस्तक्षेप करने से और भारत की रक्षा या भारत की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से निरुद्ध किया गया है। देखिए अब क्या कह रहा है, इस एक्ट में जो पहले प्रोविजंस दिए गए हैं यानी कि जो पहले उपबंधित किया गया है उस बात के सिवाय या किसी अथॉरिटी या कोर्ट के किसी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर के होते हुए भी या उसमें किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति के संबंध में जिसमें इस एक्ट के अंतर्गत डिटेंशन का ऑर्डर बनाया गया है लेकिन 8 जून 1989 के पहले का ऑर्डर, तो ऐसे व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन को प्राप्त किए बिना, और जो डिटेंशन की अवधि होगी वो 3 महीने से ज़्यादा की हो सकती है लेकिन 6 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है, और कौन सी तारीख से? उस तारीख से जिस दिन से ऐसा व्यक्ति जो है डिटेन किया गया है। और उसको 6 महीने तक क्यों डिटेन किया जाएगा? कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं? तो ये सर्कमस्टेंसेस दी गई हैं। यदि कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, ठीक है,
कोई विक्षुब्ध क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर कोई अनलॉफुल या इलीगली कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह के अगेंस्ट में है. फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इन कॉपिंग with the terrorist and disruptive activities, from acting in any prejudicial to the defense of India, security of the state, the maintenance of public order, the maintenance of supplies and essential services to the community. यदि जो गवर्नमेंट है वो टेररिस्ट या डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ से निपटने में कोई प्रयास कर रही है, ठीक है, उससे इंटरफेयर करेगा वो व्यक्ति, तो उसकी अवधि जो है 6 महीने तक हो जाए करी जा सकती है. या फिर वो भारत की रक्षा के अगेंस्ट, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के अगेंस्ट, ठीक है, या फिर किसी कम्युनिटी को इसेंशियल सर्विसेज और मेंटेनेंस सप्लाई करने के अगेंस्ट में कोई कार्य कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो 6 महीने तक डिटेन किया जा सकता है. ठीक है, किस ऑर्डर के अंतर्गत? जो ऑर्डर 8 जून 1989 के पहले बनाया गया था. अब एक्सप्लेनेशन देख लो. Explanation 1. The provision of the explanation to subsection 2 of section 3 shall apply for the purposes of this subsection as they apply for the purpose of that subsection. ठीक है, तो यहाँ पर भी section 3 के subsection 2 का explanation apply हो जाएगा. section 3 के subsection 2 में क्या explanation थी? essential services में services of essential commodities include नहीं की जाएंगी. explanation 2 देखो. in this subsection disturbed area का क्या मतलब है? any area जो कि डिक्लेयर किया गया है पंजाब डिस्टर्ब्ड एरिया के सेक्शन 3 के अंतर्गत और चंडीगढ़ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत, जिसे डिस्टर्ब्ड एरिया या विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है. तो यहाँ पे भी वही मतलब होगा. एक्सप्लेनेशन 3 देखिए. टेररिस्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ का मतलब है टेररिस्ट एक्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, जो कि टेररिस्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 1987 में जो मतलब दिया गया है वही यहाँ पर भी मतलब हो जाएगा. ठीक है, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट था इस सेक्शन में आपके लिए. पर एक बार सब सेक्शन 2 में पढ़ देती हूँ. ये सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन से डील करता है. ठीक है, जो टाइम लिमिट है ना पूरे एक्ट में कुछ कुछ सेक्शंस में, तो उसमें थोड़ी सी टाइम लिमिट्स चेंज हैं. बस देख लीजिए. इन द केस ऑफ एनी पर्सन टू हुम सब सेक्शन 1 अप्लाइज, Section 3, 8, 10 to 14 shall have effect subject to the following modification namely. ठीक है, तो सब सेक्शन 1 में ये जो circumstances हैं, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा क्या कर रहा है जिनसे ऐसी circumstances पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो सेक्शन 3, 8 और 10 से 14 तक इस तरीके के मॉडिफिकेशंस दिए हुए हैं. जैसे कि सेक्शन 3 में देखा जाए, इन सेक्शन 3 के सब सेक्शन 4 में जो प्रोविज़ो है, ठीक है, सेक्शन 3 किससे डील करता है? पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्पसेस से. तो वहाँ पर क्या है, 10 दिन की जगह 15 दिन सब्सटीट्यूट किया जाएगा और 15 दिन की जगह 20 दिन किया जाएगा. ठीक है, सब सेक्शन 5 में देखेंगे तो 7 दिन की जगह कौन सा वर्ड यूज़ हो जाएगा? 15 डेज सब्सटीट्यूट किया जाएगा. अब सेक्शन 8 में देखेंगे, 8 के सब सेक्शन 1 में 10 दिन की जगह 15 दिन कर दिए जाएंगे. सेक्शन 8 किससे डील करता है? ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू बी डिस्क्लोज्ड. ठीक है, तो 10 दिन की जगह 15 दिन हो जाएगा वहाँ पर. इस सेक्शन 14A के पर्पस के लिए, ठीक है, पूरा चेंज नहीं हो रहा है. सेक्शन 10 में शेल विद इन 3 वीक्स की जगह शेल विद इन 4 मंथ्स एंड 2 वीक्स सब्सटीट्यूट हो जाएगा. सेक्शन 11 में जो कि डील करता है प्रोसीजर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड से, तो वहाँ सब सेक्शन 1 में 7 वीक्स की जगह 5 मंथ्स एंड 3 वीक्स सब्सटीट्यूट हो जाएगा. ठीक है, सब सेक्शन 2 में डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न की जगह कंटिन्यूड डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न सब्सटीट्यूट होगा. सेक्शन 12 में फॉर द डिटेंशन के लिए फॉर द कंटिन्यूड डिटेंशन आएगा. सेक्शन 13 में 12 महीने की जगह 2 साल वर्ड आ जाएगा. और सेक्शन 14 में 12 महीने की जगह 2 साल शब्द जो हैं सब्सटीट्यूट किए जाएंगे. आ जाइए सेक्शन 15 पे. डील करता है टेम्पररी रिलीज ऑफ पर्सन्स डिटेन्ड. जो निरोध व्यक्ति हैं, जो डिटेन पर्सन हैं, उनको टेम्पररी रिलीज किया जाना, निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना. सब सेक्शन 1. The appropriate government may at any time direct that any person detained in pursuance of a detention order may be released for any specified period either without conditions or upon such conditions is specified in the direction as that person accepts and may at any time cancel his release.
ये तो आपको पता ही होगा कि जो व्यक्ति डिटेन होते हैं, जो व्यक्ति निरोध किए जाते हैं, यानी कि जो प्रिजनर होते हैं, उनके कुछ राइट्स होते हैं, और उनके राइट्स में क्या इंक्लूड होता है? पैरोल या प्रोबेशन, है ना। ये उनके अधिकार होते हैं, पैरोल पे जाना या प्रोबेशन पे जाना, ठीक है। तो इन अधिकारों में क्या होता है कि कुछ समय के लिए उन व्यक्तियों को रिलीज़ किया जाता है और कुछ टर्म्स और कंडीशन अप्लाई कर दी जाती हैं, जैसे कि आप इस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, या इस एरिया से अगर आप बाहर जाएंगे तो हमसे परमिशन लेकर जाएंगे, है ना। और यदि अगर आप हमारे मना करने के बावजूद भी इस एरिया से बाहर गए तो हम आपका रिलीज़ जो है वो कैंसिल कर देंगे। या फिर ऐसी कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर आप जा रहे हैं पैरोल पे, ठीक है, यानी आपको रिलीज़ किया जा रहा है अगर किसी टाइम के लिए, तो आप क्या करो, बॉन्ड साइन करवा लेते हैं कि अगर आपने हमारी इन शर्तों का उल्लंघन किया जिसके लिए हमने आपको मना किया है, तो आपको क्या करना होगा, कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके का ये सेक्शन है। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी टाइम जो डिटेन पर्सन है, निरोध व्यक्ति है, जिसको डिटेन किया गया है किसी डिटेंशन ऑर्डर के परजुएंस में, उसको छोड़ सकता है किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ठीक है। वो पीरियड वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, चाहे कंडीशन के बिना या किसी कंडीशन पर उसको छोड़ सकता है। और ऐसी कंडीशन जो है वो जो व्यक्ति है वो एक्सेप्ट करता है, और ऐसे रिलीज़ को किसी भी समय पे कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। सबसेक्शन 2 देखिए क्या कह रहा है। इन डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिक्वायर हिम टू एंटर इनटू अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर द ड्यू ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन। तो सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जिन निर्देशों के अंतर्गत, जिन कंडीशंस के अंतर्गत छोड़ा गया है, तो इस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ पर उसको बोल सकती है कि भैया आप एक बॉन्ड साइन कर लो, ठीक है, एक बंध पत्र साइन कर लो, जो कि विद श्योरिटीज़ या विदाउट श्योरिटीज़ हो सकता है उन स्पेसिफाइड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए। उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति के छोड़े जाने का निर्देश देते समय समुचित सरकार उससे अपेक्षा कर सकेगी कि वह निर्देश में विनिर्दिष्ट शर्तों के उचित पालन के लिए प्रतिभूओं सहित या उसके बिना बंध पत्र निष्पादित करे। सबसेक्शन 3 देखिए। एनी पर्सन रिलीज अंडर सबसेक्शन 1 शेल सरेंडर हिमसेल्फ एट द टाइम एंड प्लेस एंड टू द अथॉरिटीज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर डायरेक्टिंग हिज रिलीज और कैंसिलिंग हिज रिलीज एज द केस में बी। अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, तो कोई व्यक्ति जो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत रिलीज किया गया है, छोड़ा गया है, वो व्यक्ति उस समय और उस स्थान पर उस अथॉरिटी के समक्ष अपने आप को सरेंडर कर देगा, अभ्यर्पित कर देगा, जैसा कि उस ऑर्डर में स्पेसिफाई किया गया है। और यदि वो व्यक्ति अपने आप को सरेंडर नहीं करता है तो उसका रिलीज कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 4 देखिए। इफ एनी पर्सन फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू सरेंडर himself in the manner specified in subsection 3, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस एक्ट की दूसरी पनिशमेंट आ गई। ये भी अच्छे से याद रखिएगा कि जहाँ उस अथॉरिटी को ऐसा लगता है, यदि व्यक्ति बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के अपने आप को सरेंडर करने में, अपने आप को अभ्यर्पित करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, या फाइन से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ सबसेक्शन 5 पे। इफ एनी पर्सन रिलीज अंडर सबसेक्शन 1 फेल्स टू फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन हिम अंडर द सेट सबसेक्शन और इन द बॉन्ड एंटर्ड इनटू बाय हिम, the bond shall be declared to be forfeited and any person bound thereby shall be liable to pay the penalty thereof। यदि कोई व्यक्ति सबसेक्शन 1 के अंतर्गत वो जो कंडीशन उस अथॉरिटी ने लगाई हैं उनको फुलफिल करने में असमर्थ हो जाएगा, ठीक है, वो कंडीशंस पूरी नहीं करेगा, तो जो उसका बंध पत्र होगा वो फोरफिटेड घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उसको संप्रहत कर दिया जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बाध्य होगा कि पेनल्टी को पे करे, ठीक है। चलो आ जाओ सेक्शन 16 पे। डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है। गुड फेथ में किया गया कोई कार्य के लिए संरक्षण। अब देखो गुड फेथ का लाभ किसे किसे मिल रहा है यहाँ। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एंड नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन
फॉर एनीथिंग इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन इन परजुएंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, कोई भी वाद, कोई भी विधिक कार्यवाही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं की जाएगी और किसी ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट भी नहीं की जाएगी जिसने कोई कार्य गुड फेथ में किया है, सद्भाव पूर्वक किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलो आ जाओ सेक्शन 17 पे। डील करता है एक्ट नॉट टू हैव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिटेंशन अंडर स्टेट लॉज। अधिनियम का राज्य विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी ना होना। ठीक है, इस एक्ट का डिटेंशन के संबंध में अदर जो स्टेट लॉज हैं उस पर प्रभावी नहीं होगा ये एक्ट। ठीक है, सब सेक्शन 1 देखिए। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई और हैव एनी इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ डिटेंशन made under any state law which are in force immediately before the commencement of the National Security Ordinance 1980 and accordingly every person in respect of whom an order of detention made under any state law is in force immediately before such commencement shall be governed with respect to such detention by the provision of such state law or where the state law under which such order of detention is made is an ordinance hereinafter referred to as the state ordinance promulgated by the governor of that state and the state ordinance has been replaced। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है ये सेक्शन कि इस एक्ट की कोई भी बात ऐसे डिटेंशन के ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं करेगी जो किसी स्टेट लॉ के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, और वो जो स्टेट लॉ है वो नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के कमेंसमेंट के पहले एनफोर्स हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति जो उस स्टेट लॉ के अंतर्गत डिटेन हुआ है वो गवर्न किया जाएगा, उसका डिटेंशन ऑर्डर उसी स्टेट लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जिसके द्वारा वो डिटेंशन का ऑर्डर बनाया गया है, जिसे बाद में स्टेट ऑर्डिनेंस यानी कि राज्य अध्यादेश कहा गया है। और ऐसा ऑर्डिनेंस जो कि गवर्नर के द्वारा डिक्लेयर किया गया है उस स्टेट के लिए, और वो स्टेट ऑर्डिनेंस इस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा मानो कि ये वाला एक्ट यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 पास ही ना हुआ हो। क्लॉज 1 देखिए, बिफोर सच कमेंसमेंट बाय एन इनेक्टमेंट पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट बाय सच इनेक्टमेंट, ऐसे प्रारंभ के पूर्व उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियमिति ने ले लिया है। वहाँ ऐसी अधिनियमिति द्वारा मतलब ऐसे कमेंसमेंट के पहले जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इनेक्टमेंट पास किया गया है उस इनेक्टमेंट के द्वारा। और क्लॉज 2 कह रहा है कि आफ्टर सच कमेंसमेंट बाय एन इनेक्टमेंट विच इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट एंड द एप्लीकेशन ऑफ विच इज़ कन्फाइंड to orders of detention made before such commencement under the state ordinance by such enactment, या ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी ऐसी अधिनियमिति ने ले लिया है जिसका लागू होना ऐसे राज्य अध्यादेश के अधीन ऐसे प्रारंभ के पूर्व किए गए निरोध आदेशों तक सीमित है। वहाँ ऐसी अधिनियमिति द्वारा उसी प्रकार शासित होगा मानो यह अधिनियम अधिनियमित ही ना किया गया हो। और क्लॉज 2 ये कह रहा है कि ऐसे कमेंसमेंट के बाद स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए इनेक्टमेंट के द्वारा जो कि स्टेट ऑर्डिनेंस के अंतर्गत ऐसे कमेंसमेंट के पहले किए गए डिटेंशन ऑर्डर तक ही सीमित है, ऐसे इनेक्टमेंट के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा मानो कि ये एक्ट पास ही ना हुआ हो। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में इस एक्ट का अदर स्टेट के द्वारा किए गए किसी डिटेंशन ऑर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसेक्शन 2 देख लीजिए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बार द मेकिंग अंडर सेक्शन 3 of a detention order against any person referred to in subsection 1 after the detention order in force in respect of him as aforesaid immediately before the commencement of the National Security Ordinance 1980 causes to have effect for any reason whatsoever। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि इस धारा की किसी बात के बारे में ये नहीं समझा जाएगा कि वह उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी निरोध आदेश के किए जाने का उस दशा में वर्जन करती है जब ऐसे व्यक्ति के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 के प्रारंभ के ठीक पूर्व यथा पूर्वोक्त प्रवृत्त निरोध आदेश किसी भी कारणवश प्रवृत्त नहीं रह जाता है। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इस सेक्शन के अंतर्गत
ये नहीं समझा जाएगा कि जो सबसेक्शन 1 है, यानी कि ये रिप्लेस कर रहे हैं ना ऑर्डिनेंसेस एक्ट को, तो इसके अंतर्गत कोई पर्सन जिसको डिटेंशन ऑर्डर सेक्शन 3 के अंतर्गत दिया गया है उसको वर्जित कर रही है, ये नहीं समझा जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, स्टेट लॉ मीन्स any law providing for preventive detention on all or any of the grounds on which an order of detention may be made under subsection 2 of section 3 and in force in any state immediately before the commencement of the said ordinance। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य विधि से कोई ऐसी विधि अभिप्रेत है जो उन सभी या उनमें से किसी आधार पर जिन पर धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन कोई निरोध आदेश किया जा सकता है, कोई डिटेंशन ऑर्डर दिया जा सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए उपबंध करती है और जो उक्त अध्यादेश यानी कि नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त है, किसी राज्य में एनफोर्स हो चुका है। क्लियर है? तो बस इस सेक्शन में आपको इतना ही पढ़ना था कि जो अदर स्टेट लॉज होंगे उन पर ये एक्ट प्रभाव नहीं डालेगा। चलिए आ जाइए इस एक्ट के लास्ट सेक्शन पे। सेक्शन 18 डील करता है रिपील एंड सेविंग से, निरसन और व्यावृत्ति। सब सेक्शन 1, द नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 इज हियर बाय रिपील। ठीक है, तो जो नेशनल सिक्योरिटी अध्यादेश था 1980 वो यहाँ रिपील किया जाता है। और सब सेक्शन 2 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द सेड ऑर्डिनेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन और टेकन अंडर द corresponding provision of this act as if this act had come into force on 23rd day of September 1980. In particular, any reference made under section 10 of the said ordinance and pending before any advisory board immediately before the date on which this act receives the assent of the president may continue to be dealt with the board after that date as if such board has been constituted under section 9 of this act। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम 23 सितंबर 1980 को प्रवृत्त हो गया हो और विशिष्टतः उक्त अध्यादेश की धारा 10 के अधीन किए गए किसी निर्देश में जो उस तारीख से जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ठीक पूर्व किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष लंबित है, उस तारीख के पश्चात उस बोर्ड द्वारा कार्यवाही इस प्रकार चालू रखी जा सकेगी मानो ऐसा बोर्ड इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित किया गया हो। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि ऐसे किसी रिपील के होते हुए भी कोई भी एक्शन जो नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के अंतर्गत लिया गया था वो ये समझा जाएगा कि वो जो एक्शन है या जो वो कार्य है वो इस एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत लिया गया हो, जैसा कि मानो ये एक्ट 23 सितंबर 1980 को ही लागू हो गया था। ठीक है, वैसे तो इन्फोर्समेंट डेट है इसकी कि क्या 27 दिसंबर 1980। ठीक है, लेकिन सेक्शन 18 के पर्पस के लिए अगर कोई एक्शन नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के अंतर्गत लिया गया था तो मानो वो एक्शन या वो कार्यवाही इसी एक्ट के अंतर्गत की गई थी, मानो कि ये एक्ट 23 सितंबर 1980 को ही लागू हो गया हो। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 10 के अंतर्गत यदि कोई रेफरेंस किया गया था एडवाइजरी बोर्ड को और ऐसे एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष कोई जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग थी, लंबित थी 27 दिसंबर 1980 के पहले, तो ये माना जाएगा कि ऐसा जो बोर्ड है वो इस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 9 के अंतर्गत गठित किया गया है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि ऐसे निरसन के बाद अगर कोई ऐसा कार्य जो नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 के अंतर्गत किया गया था तो ये समझा जाएगा कि ये वाला जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 वो 27 दिसंबर 1980 की जगह 23 सितंबर 1980 को ही लागू हो गया था। और अगर कोई ऐसी कार्यवाही है जो कि नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 10 के अंतर्गत एडवाइजरी बोर्ड के अधीन किए गए किसी निर्देश में अगर वो प्रोसीडिंग एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष पेंडिंग है इस एक्ट के एनफोर्स होने से पहले, तो ये समझा जाएगा कि वो जो एडवाइजरी बोर्ड नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस एक्ट का था मानो वो इस एक्ट के सेक्शन 9 के अंतर्गत गठित किया गया हो। आई होप आप लोगों को
ये एक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ।